नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,654 नए मामले आए हैं और इन्हीं 24 घंटों में 122 लोगों की मौत हुई है। आंकड़े बेहद भयावह है, बेहद डरावने हैं, क्योंकि हमेशा शांत रहने वाला उत्तराखंड, वहां पे भी इस महामारी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है और हजारों मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। 5,654 नए केस सामने आए सिर्फ 24 घंटों में और इन्हीं 24 घंटों में 122 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो कोरोना का कहर पूरे देश में इस वक्त एक महासंकट बना हुआ है। हजारों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। बेहद जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। बेहद जरूरी है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन किया जाए। बेवजह घरों से बाहर ना निकला जाए। एक यही रास्ता है फिलहाल इससे बचने का, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, देश में पूरे 4 लाख से ज्यादा एक दिन में, और उत्तराखंड की बात करें तो यहां पे भी 5,000 से ज्यादा मामले आए हैं 24 घंटों में। तो आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है, बेहद चिंताजनक है। और चमोली में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जिले में कोरोना के 264 नए मामले आए और अब तक 5,185 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 1,376 लोग एक्टिव हैं, यानी उनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों का इलाज शुरू कर दिया है। बता दें कि कोविड को रोकने के लिए जिला प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रहा है। जनपद वासियों को संक्रमण से बचने के लिए, उन्हें बचाने के लिए शारीरिक दूरी रखने और मास्क पहनने की लगातार अपील की जा रही है, जागरूक किया जा रहा है, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, इसके प्रकोप को रोका जा सके, इसकी रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। तो कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तो चमोली में भी स्थिति चिंताजनक है। 24 घंटों में 264 मामले यहां से सामने आए हैं। कोविड केयर सेंटर बना दिए गए हैं, जो पहली लहर में बनाए गए थे। उनमें से एक नया है, सिमली बेस अस्पताल की जो बिल्डिंग है उसमें कोविड सेंटर बनाया गया है। उससे पहले कालेश्वर के GMBN रेस्ट हाउस में हमने 36 बेडों की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी महोदया ने परसों उसका निरीक्षण भी किया, CMO साहब ने, और मैं भी उसमें मौजूद था। तो एक 36 बेड की व्यवस्था कालेश्वर GMBN में हुई है और लगभग 40 बेड की व्यवस्था उसके पश्चात, उसके भरने पर सिमली बेस अस्पताल में होगी। पुष्कर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। पुष्कर, चमोली में क्या स्थिति है कोरोना की? चूंकि जिस तरीके से आंकड़े सामने हैं वो बता रहे हैं कि स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, उत्तराखंड में जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो 5,000 से ऊपर का केस लगातार जो मिल रहे हैं, उसको लेकर जो है, अगर मैं जनपद चमोली की बात करूं, क्योंकि दूरस्थ जिला है, सीमांत जिला है, और यहाँ पे जो है पिछले 24 घंटों की अगर बात करी जाए तो 264 लोग जो है यहाँ पे संक्रमित पाए गए हैं। तो लगातार जो है 1,000, 2 या 3 दिन में जो 1,000 से ऊपर का आंकड़ा जो है यहाँ पे जो संक्रमितों का हो गया है, सोचने की और चिंताजनक भी है। क्योंकि हालांकि जो है राजेश, मैं आपको बता दूं कि गौचर हो गया, आपका कर्णप्यार हो गया, जो 9 के 9 ब्लॉक हमारे जनपद चमोली के हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है कहीं 40 का आंकड़ा आ जा रहा है कोरोना पॉजिटिव, कितना कहीं 28 का जा रहा है, कहीं 32 का जा रहा है, कहीं 72 का जा रहा था। तो कल की अगर मैं बात करूं तो 24 घंटे में जिस तरह से 264 का आंकड़ा सामने आया, तो प्रशासन के ऊपर चुनौती तो है ही, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो आपका उत्तराखंड सरकार के उपलक्ष्य में हो। क्योंकि हालांकि आज से जो है जो वैक्सीन भी लगनी थी, लेकिन अभी तक वैक्सीन जो 18 से जो 45 वर्ष के बीच में लगनी थी, उसका अभी तक जो है उत्तराखंड को नहीं मिल पाई है। तो इसको लेकर भी आज से जरा वैक्सीनेशन का काम भी जो है बैकफुट पे चला गया है जनपद चमोली का। हालांकि राजेश, मैं आपको बता दूं, जनपद चमोली में जो है 4 कंटेनमेंट जोन भी यहाँ पे बन गए हैं। एक कोचर में बना है, एक आपका घाट कुरूड़ है, एक गैरसैंण और दूसरा आपका है कुसरानी, एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है कि 72 लोग जो है यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव जो है मिले। तो 4 कंटेनमेंट जोन जनपद चमोली के हैं। हाँ, हालांकि अगर यहाँ पे अस्पतालों की अगर मैं बात करूँ, चाहे गोपीश्वर का हो, चाहे आपका कर्णप्यार का हो, चाहे गैरसैंण का हो, चाहे थराली हो, चाहे नारायणनगर हो, चाहे पोखरी, तो छोटे छोटे हॉस्पिटल है, यहाँ पे पूरी व्यवस्था तो की गई, लेकिन अभी तक ऐसा मामला या ऐसा क्रिटिकल केस चमोली में नहीं आया कि यदि किसी को ऑक्सीजन की कमी हो या कोई आइसोलेशन में चला गया, ऐसी कंडीशन अभी तक नहीं आई। हाँ, हालांकि कभी ऐसे केसेस आते थे, इनको सीधे श्रीनगर के लिए रेफर किया जाता है,
कर्नाटक के सेंटर का यहाँ पे हॉस्पिटल है, जहाँ पे जो है 40 बेड का जो सिमली में जो यहाँ पे कोविड अस्पताल बनाया गया है, यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं जो सुचारू हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और आपका वेंटिलेटर भी है। तो तमाम सारी प्रशासन आपका जो लगातार इस पे मॉनिटरिंग कर रहा है, जिला अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रही है, और जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे सीएमओ चमोली हो, चाहे आपका डॉक्टर जो कर्नाटक बैठते हो, तो लगातार जो है मॉनिटरिंग क्या की जा रही है। राज्य सबसे बड़ी बात यह जनपद चमोली की यहाँ पे जो टेस्टिंग का दायरा है, तो टेस्टिंग का दफ्तर है यहाँ पे बढ़ाया गया है। और गौचर की जो जनपद चमोली की जो तीनों सीमाएं हैं, चाहे गौचर से लेकर हो गया आपका उधर पांडवा खाल जो गैरसैंण को बिलोंग करता है, इधर से आपका ग्वालमाला एरिया होगा, इसको सीज यहाँ पे इसको सीज किया जाए, यहाँ पे इसको बैरिगेटिंग। बिल्कुल, यानी स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है और उस पे रफ्तार पे लगाम लगाने के लिए प्रशासन भी लगातार कोशिशें कर रहा है। बहुत शुक्रिया पुष्कर जानकारी के लिए। मसूरी में जाम से निजात दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा करोड़ों की लागत से बनाई जा रही पार्किंग का लेंटर अचानक गिर गया। पार्किंग का लेंटर गिर जाने की वजह से मसूरी देहरादून मार्ग करीब 10 घंटे तक बंद रहा। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ, यह अच्छी बात रही। और इस हादसे से लोक निर्माण विभाग और क्षेत्र में काम करने वाले इंजीनियर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि पार्किंग का निर्माण पिछले 10 साल से चल रहा था। तो यहां पे पार्किंग का जो लेंटर है वो गिरा और उसके गिरने के बाद कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठे कि इतने वक्त से तैयारियां चल रही थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ, कहां लापरवाही हुई। है और बड़ा एक हादसा होने से बचा कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। कई लोग यहां काम कर रहे थे, लेकिन वक्त रहते वो इसकी चपेट में नहीं आए। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, लापरवाही हुई तो फिर हुई कहां। तो विभाग की कार्यप्रणाली पर भी यहां सवाल उठ रहे हैं। सुनील हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ हुआ यहाँ पे? जी देखिए राजेश, ये पूरा बहुउद्देशीय पार्किंग थी जो निर्माणाधीन थी और आज सुबह इसका एक भाग भरभरा के गिर गया और इसमें कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि 2016 में इस पार्किंग का निर्माण शुरू हुआ था और इसका एक बहुत बड़ा भाग आज सुबह गिर गया है और इसकी कार्य की गुणवत्ता के साथ साथ जो इसके डिजाइन हुआ है उसमें भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके का डिजाइन ये हुआ होगा। और क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कार्य चल रहा था उससे पहले ही कई सवाल खड़े हो रहे थे कि बहुत धीमी गति में ये इसके कार्य किया जा रहा था और अब अंतिम चरण के कार्य पूरा होना था और ये माना जा रहा था कि आने वाले 2-3 महीने में इस पार्किंग को सुचारू कर लिया जाएगा। करीब 32 करोड़ की लागत से इस पार्किंग को बनाया जा रहा था, परंतु जिस तरीके से इसका एक भाग गिरा है तो अपने आप में अब कहीं ना कहीं इस पे कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। आप पार्टी ने भी इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग करी है और जो अधिकारी इसमें सम्मिलित है, जो जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी इस पार्किंग के निर्माण पे, उन अधिकारियों पर भी जांच के साथ साथ उन पर कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। जी, यानी यहाँ पे एक लापरवाही हुई है जिसका खामियाजा यहाँ पे इस हादसे की शक्ल में हमें नजर आ रहा है। लेकिन आप ये बताएं, क्या उस वक्त वहां पे मजदूर काम कर रहे थे, कोई हताहत तो नहीं हुआ इसमें? जी राजेश, देखिए क्योंकि ये गनीमत रही कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो ये हादसा सुबह के करीब 4 बजे हुआ है और ये बताया जा रहा था कि इसके एक भाग का जो लिंटर था उसको कल रात को डाला गया था और रात को डालने के बाद जब वहां पर सभी अधिकारी सम्मिलित थे उसके बाद इस को छोड़ दिया गया और 4 बजे ये पूरा लिंटर जो था बहुत बड़ा भाग ये गिर गया और एक बहुत बड़ा हादसा, माने जन हानि नहीं हुई है, परंतु जिस तरीके के विजुअल दिखाई दे रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कितना बड़ा ये हादसा होता। और क्योंकि अभी कोरोना काल है और ऐसे में लॉकडाउन लगा हुआ है तो इस रोड पे आवाजाही भी नहीं है, क्योंकि ये मसूरी देहरादून का मुख्य मार्ग है और रोज हजारों की संख्या में गाड़ी इसके नीचे से गुजरती है। और अगर
ये पर्यटन सीजन होता और ये हादसा होता तो एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था जी। तो अब इसके लिए कोई कमेटी बनाई गई है जो जांच करेगी, जिन्होंने लापरवाही की है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ऐसा कोई संज्ञान लिया गया है, कोई एक्शन लिया जा रहा है, या यहाँ भी अभी ढिलाई बरती जा रही है? अभी देखिए पूरी ढिलाई यहाँ पर देखी जा रही है और अभी क्योंकि कमेटी की बात तो नहीं है परंतु अधिकारी यहाँ मौके पर है और पूरे मामले का निरीक्षण किया जा रहा है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी के लिए। तो पार्किंग का लेंटर गिरा, गनीमत ये रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर वहां पे लॉकडाउन ना होता, अगर इस हादसे का वक्त कुछ और होता। पौड़ी में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए एसएसपी ने पौड़ी शहर में जगह जगह 12 नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। इनसे आपराधिक घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। एसएसपी पौड़ी ने बताया कि पहले भी पौड़ी शहर में जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए थे, जो कि कई साल से काम नहीं कर रहे थे और खराब हो चुके हैं, जिसे देखते हुए उन्होंने अब 12 नए कैमरे लगाए हैं और निगरानी की जाएगी, नजर रखी जाएगी गतिविधियों पर, आने जाने वालों पर। कोशिश यही है कि बढ़ते अपराध पर लगाम लगे। कहीं कोई अपराध होता है, चाहे झपटमारी, लूटपाट, हत्या, डकैती या कोई दूसरी वारदात होती है, तो इन कैमरों की मदद से उनकी पहचान की जा सके, उन्हें पकड़ा जा सके। तो बढ़ती आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए पौड़ी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और अब यहां कई इलाकों में जो संवेदनशील हैं, जहां पे ज्यादा वारदातें होती हैं, उन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बाकायदा इन कैमरों की मॉनिटरिंग हो रही है, निगरानी रखी जा रही है हर गतिविधि पर जो वहां पे हो रही है। पौड़ी जनपद में आपराधिक कोई भी अपराध होते हैं उसको वर्कआउट करने के लिए, अपराध को रोकने के लिए हमने सीसीटीवी को ज़्यादा संख्या बढ़ाने के लिए हमने सबको निर्देशित किया है और कहाँ पर सीसीटीवी खराब हैं और कुछ मीटिंग्स करके पब्लिक को भी हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज अपना उसमें लगाइए। और इसी उसमें हमने अभी पौड़ी में पहले भी लगा था कैमराज, यहाँ पर 10 कैमराज था, वो बहुत खराब था, अभी सालों भर वो काम नहीं कर रहा था, उसको हमने सही किया, अभी नया कैमराज लगा दिया वहाँ पर। तो अभी हमने पौड़ी में 12 कैमराज लगाया था, इससे हमको बहुत अच्छा एक क्राइम कंट्रोल में, बाकी यहाँ पर सुपरविजन में एक अच्छा मदद हमको मिल रहा है। और गदरपुर में एक तरफ जहां लॉकडाउन लगने के बाद 3 मई तक दोपहर 12 बजे के बाद से बाजार बंद रखने का आदेश जारी हुआ है, वहीं शराब माफिया गुपचुप तरीके से शराब बेचने का काम कर रहे हैं। ये लोग शटर बंद करके अंदर बैठकर शराब बेच रहे हैं और जिसको शराब लेनी होती है वो ब्रांड और पैसे देता है, अंदर से शराब मिल जाती है। यानी यहाँ पे जो शराब की दुकानें हैं वो बाहर से तो बंद दिखाई दे रही हैं, शटर गिरा हुआ है, लेकिन किसी को अगर शराब चाहिए तो वो यहाँ पे जाता है, शटर के उस पर जो लोग हैं उन्हें आवाज देता है, कौन सी शराब चाहिए वो बताता है और पैसे देकर उसे शराब मिल जाती है। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं और ये बता रही हैं कि लॉकडाउन का कितनी सख्ती से पालन हो रहा है। अंग्रेजी शराब की ये दुकान जिस पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, शटर गिरा हुआ है, यहां पे दुकान बंद होने के बाद भी माल बिक रहा है। यद्यपि इस बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई भी गाइडलाइन क्लियर नहीं की गई है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी शराब व्यापारी शराब बेच रहा है तो वो समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। इसके लिए प्रशासन को उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और राज्य सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार ही शासन में काम होना चाहिए। तक बाजार बंद हैं, लेकिन शराब के जो दुकानदार हैं, जो ठेकेदार हैं, जिनके पास ठेके हैं, वो यहाँ पे शटर बंद होने के बावजूद शराब को बेच रहे हैं और लोग भी पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच जीवन रक्षक दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद उपजिलाधिकारी मसूरी और उपजिलाधिकारी सदर ने अपने अपने क्षेत्र में मेडिकल स्टोर की यहां पे छापेमारी की और कोविड-19 के इलाज के इस्तेमाल में होने वाली दवाओं व उपकरणों के स्टॉक की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालकों को साफ शब्दों में कहा कि कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
अगर ज्यादा दाम पर दवा बेची तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जो जरूरी दवाएं हैं उनको महंगे दाम पर बेचा जा रहा है, कालाबाजारी की जा रही है, स्टॉक किया जा रहा है। और इसी को लेकर जिलाधिकारी यहां पूरी तरह से एक्टिव हैं। उन्होंने आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह से कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा कीमत पे दवाएं नहीं बिकनी चाहिए। और इसी को लेके उप जिलाधिकारी यहां पहुंचे, मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं उनसे जानकारी ली कि क्या कितना स्टॉक है, क्या दाम है, कौन कौन सी दवाएं हैं और क्या उन दवाओं को ज्यादा दाम पर तो नहीं बेचा जा रहा। हल्द्वानी के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों से पूरी तरह अस्पताल फुल चल रहा है। अस्पताल में आए दिन मरीजों के तीमारदारों के हंगामे से अस्पताल प्रशासन को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद एसएसपी ने पुलिस प्रशासन तैनात करने के निर्देश दिए। और एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने कहा कि अस्पताल प्रशासन द्वारा सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी और उनकी गुहार के मद्देनजर यहां पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अब कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। तो मरीजों के तीमारदार यहां पे चूंकि कईयों ने हंगामा किया था, किसी का लापरवाही का आरोप था, किसी का कोई दूसरा आरोप था और अस्पताल प्रशासन ने यहां पे सुरक्षा की गुहार लगाई थी क्योंकि उनको कई तरह की परेशानियां और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद एसएसपी ने यहां पे पुलिस कर्मियों को तैनात किया। और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने उत्तराखंड में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया एक युवक रुड़की क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन को 25,000 रुपए में बेच रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन, ड्रग्स विभाग की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहा है कि आखिर इतने गिरोह का उन्हें कैसे पता नहीं चला, कब से यह गिरोह सक्रिय था। अब उसका पता लगाना एक बड़ी चुनौती है और अब यह पूछताछ की जा रही है कि कहां कहां इन इंजेक्शनों को बेचा गया है, किस किस लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। अपनी एक टीम बना रखी है, डोर टू डोर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में, हर स्टेट में एक क्राइम ब्रांच, एक नारकोटिक्स ब्रांच, एक अपना ड्रग विभाग के माध्यम से चीज़ के लिए हमारे माननीय ओजी निरीक्षक महोदय उनके साथ रहते हैं। तो एक वैसे तो डुप्लीकेसी के जो आपने माध्यम लिया है तो उसकी बहुत ज़्यादा गहनता से जांच हो रही है। फिर भी इस बीच कहीं पे भी किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में कोई भी बंदा इस काम को करते हुए फंसता है व पकड़ा जाता है तो उसके लिए कठोर से कठोर दंडनीय अपराध मिलना चाहिए उसको। उसके लिए हमारी एसोसिएशन, मैं रुड़की एसोसिएशन के माध्यम से भी ये कहूँगा कि मैं मेडिकल एसोसिएशन का महामंत्री अवनीश शर्मा, तो ये भी अपील करूँगा कि हमारे से जितना भी हो सकता है कि इस कोविड के काल में कि जितने से अच्छे मेडिसिन मिल सके और जितनी मतलब है कि कालाबाजारी हो सकते हैं उसको रोकने में फुल प्रयास करें। इस संबंध में जो है कोई ऑथेंटिक तो अभी कोई सूचना ऑन पेपर हमारे पास नहीं आई। बता रहे कोई दिल्ली में कोई महिला वगैरह पकड़ी गई है और उससे कुछ जानकारी हुई कि हरिद्वार के क्षेत्र के लोग भी कुछ इससे के जो है संपर्क में हैं, वहीं से जो है कालाबाजारी इंजेक्शन वगैरह की कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो है अपने थाना क्षेत्र में, सर्किल क्षेत्र में जांच करवाई जा रही है। यदि कोई इस तरह का प्रकरण सामने आता है तो उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो लोग जैसे मेडिकल वगैरह पे बेचेंगे, हाँ, मेडिकल पे सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और ड्रग्स इंस्पेक्टर वगैरह से मिलके उनको भी संज्ञान में ये मामला ला दिया गया है और उनसे भी जो है संपर्क करके अगर कोई इस तरह की शिकायत हमें मिलती है कि ब्लैक में कोई इंजेक्शन वगैरह बेच रहा है या कोई जिस इंजेक्शन पे पाबंदी है उसका सेल आउट कर रहा है तो उस पर जो है वैधानिक। और पौड़ी में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो से साफ पता चलता है कि कोविड काल में किस तरह से मरीजों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है और मरीजों को इलाज किया जा रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो से स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल रही है।
हरिद्वार कोतवाली थाना इलाके के हरिद्वार देहरादून रेल लाइन पर दर्दनाक हादसा हुआ। काली मंदिर टनल के पास इंजन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक दर्दनाक हादसा यहां पे हुआ, जहां इंजन की चपेट में एक युवक आ गया। तो काली मंदिर टनल के पास यह हादसा हुआ, जहां इंजन वहां से रेल का गुजर रहा था और तभी एक युवक इसकी चपेट में आ गया और युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल जीआरपी मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और चमोली में एसडीआरएफ टीम ने नदी से 10वीं के छात्र का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि छात्र ट्यूशन के बहाने घर से निकलकर नदी में नहाने गया था और उसके साथ एक और छात्र भी उसके साथ गया था। एसडीआरएफ टीम दूसरे छात्र की तलाश भी कर रही है। यानी 2 छात्र थे जो घर से निकले थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, लेकिन पहुंच गए नदी में नहाने और यहां डूबने से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल एक युवक के शव को बरामद किया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। तो नदी में 2 छात्र डूबे हैं। एसडीआरएफ यहां पे गोताखोरों की मदद से लगातार रेस्क्यू चला रहा है, जिसमें दूसरे युवक का भी कुछ पता चल पाए। तो 2 युवक जो ट्यूशन के बहाने नदी किनारे पहुंचे और नदी में बताया जा रहा है कि वो नहाने लगे, इसी दौरान डूबने से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा लापता है। अब लापता युवक की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार, रुड़की और कोटद्वार में अवैध फैक्ट्रियों में नकली इंजेक्शन बनाए जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि ये लोग एक इंजेक्शन को 25,000 रुपए में बेचते थे। आरोपियों के पास से रेमडेसिविर के 196 नकली इंजेक्शन बरामद हुए हैं। इसके अलावा 3,000 खाली वॉयल्स भी मिले हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि अब तक ये कहां-कहां इन इंजेक्शन को सप्लाई कर चुके हैं, किन किन लोगों की जान ले चुके हैं, किन किन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं। तो ऐसे वक्त में जब एक महासंकट दुनिया के सामने है, देश के सामने है, ऐसे महासंकट में भी कुछ कालाबाजारी, मुनाफे के चक्कर में लोगों की जान से खेल रहे हैं। और देहरादून में देश के सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लोकसभा अध्यक्ष ने कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने की बात कही। इसी क्रम में उत्तराखंड विधानसभा में भी कोविड कंट्रोल रूम की शुरुआत कर दी गई है और आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना की पहली लहर के दौरान भी विधानसभा परिसर में कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कंट्रोल रूम स्थापित करने का उद्देश्य सरकार एवं शासन को सहयोग देना है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने यहां महत्वपूर्ण बैठक की और उच्च अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। तो कोरोना से कैसे निपटा जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको बढ़ने से रोका जाए और किसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, कोविड कंट्रोल रूम की इसको लेके शुरुआत की गई। मंशा यही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके, उसको फैलने से बचाया जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।